Good morning, all. As per the schedule, today is the first session of salary, which is applicable for CMA Inter, and it is also applicable for CA Inter and CA Final. If they want to avail this benefit, they can also do the same. So let's get start. So एक सैलरी क्या होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो आपको एक सैलरी मिलती है. इट इज़ कॉमन थिंग जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है. बट अब जो हम सैलरी का पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं वो एक टैक्सेशन लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. अब सैलरी में क्या है, इन टैक्सेशन देयर आर 3 सेक्शंस इन सैलरी. सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17. सेक्शन 15 इज़ अ बेसिस ऑफ चार्ज. Section 16 covers your standard deduction, your entertainment allowance, and third your professional tax. Section 17 is most important section in this chapter, which covers the salary, जिसमें आप salary computation पूरा सीखेंगे, and second perquisites and profits in lieu of salary. Okay. अब ये सारे प्रोविजंस पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सैलरी लगेगी किस पे. अब हमें ऑल अदर हेड्स में पता होता है, जैसे कैपिटल गेन्स में पता है हम कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, है ना. और अगर कोई इनकम कहीं कवर नहीं हो रही तो हम अदर सोर्सेज में कवर करेंगे. ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि सैलरी लगेगी किन पे, है ना. तो हमें नॉर्मली तो पता है कि हाँ एम्प्लॉई को सैलरी मिलती है एंड एम्प्लॉयर देता है, तो उसका जो प्रोविजंस लगने चाहिए इन दोनों के बीच में नॉर्मल होने चाहिए, इन दोनों के बीच में होने चाहिए. तो ऑफ कोर्स आप सही हैं. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशन होता है और जो उसको कंसिडरेशन या उसके काम का, उसके सर्विसेज का जो अमाउंट मिलता है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए. ऑफ कोर्स इफ़ यू अर्निंग समथिंग यू नीड टू गिव टैक्स ना. सो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि लगेगा किन पे, एम्प्लॉय पे लगेगा. अब हम ये जज करेंगे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता कैसा है. मतलब अब मैं कहूँ कि क्या पार्टनरशिप में जो पार्टनर है क्या वो उसका एम्प्लॉय होता है. पार्टनर को भी तो सैलरी मिलता है, क्या वो उसका एम्प्लॉय होता है. नहीं, उसका एम्प्लॉय नहीं होता है. पार्टनर मीन्स या पार्ट प्लस ओनर मीन्स ही इज़ द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ऑल्दो हम उससे पार्टनर्स का एक सैलरी का रेम्यूनरेशन डालते हैं, बट लेकिन वो पार्टनर्स वो ओनर है, वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में कवर नहीं होता है. तो ठीक है, ये चीज़ जानने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक्स आज चालू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे सैलरी में, एंड देन वी गो फर्दर विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा होता है. Before learning the provisions, it is essential to understand the important concepts relating to salaries. ठीक है, employer and employee relationship. अब employer and employee relationship, every payment made by an employer to his employee for service rendered would be chargeable to tax as salaries. ठीक है, it would be chargeable to tax as salaries. Before an income can become chargeable under the head salaries, it is vital that there should exist between the payer and payee. It is vital that there should exist. There should किसके यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए यूज़ हो रहा है. वो रिलेशन पेयर और पे के बीच में होना चाहिए. ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई शुड बी देयर इन ऑर्डर टू चार्ज टैक्स अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, सेकेंड आपका सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड बेसिक टर्म है जो आपको प्रोविजंस चालू करने से पहले, सेक्शन 15 चालू करने से पहले कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. अब क्या होता है, कोई आप एम्प्लॉयमेंट आपको पता भी होगा, कोई आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं. तो अब इसमें लिखा है कि वंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एग्जिस्ट. अब आपको पता चल गया कि उसके में दो जनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इनकम इज़ टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरीज. तो ऑफकोर्स सैलरीज के अंदर चार्ज होगा. ये मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर वेदर द एम्प्लॉई इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉय और अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय. ठीक है, If, for example, an employee works with more than one employer, salary received from all the employers
शुड बी क्लब्ड एंड ब्रॉट टू चार्ज फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ के आप काम करते हैं, ये तो ना कि आप सैलरीज क्लब करके ही आप रिपोर्ट करेंगे, क्लब करके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो वो एम्प्लॉयमेंट हो, भले ही उनके अंदर फुल टाइम कर रहा है पार्ट टाइम कर रहा है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनकम इज़ टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट है द फोरगोइंग ऑफ सैलरी। सो व्हाट डू मीन बाय फोरगोइंग? फोरगोइंग मतलब आप अपनी सैलरी छोड़ रहे हैं, मीन्स आप कहते हैं कि आप मुझे मत सैलरी दीजिए, आप मेरी जगह किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सैलरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं, once salary accrues, the subsequent waiver by the employee doesn't absolve him from liability to income tax। भले ही वो अपनी वेवर सैलरी देके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दे रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी सैलरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दे दी तो वो मेरी सैलरी है वो आप टैक्सेबल मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी लाइबल टू इनकम टैक्स। ओके, सच वेवर इज़ ओनली एन एप्लीकेशन एंड हैंस चार्जेबल टू टैक्स। जो सच वेवर है वो चार्जेबल टू टैक्स होगा, वो लायबिलिटी काउंट होगी, वो मानेंगे कि उन्होंने आपको सैलरी दिया, भले ही आपने अपनी मर्जी से उसको फोरगोइंग कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी फॉर अप्रैल 2020 एंड द सेम माइट बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया कि उसने अप्रैल 20 की सैलरी के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं था, उसने कहा कि आप प्लीज़ इसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर दीजिए। इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम दैट, इसमें ए जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसे ही कैन नॉट बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सैलरी फॉर अप्रैल 2020 कि मेरी इनकम में वो सैलरी मत जोड़िए। इट इज़ ओनली ड्यू टू हिज इंस्ट्रक्शन दैट द डोनेशन वॉज मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय हिज एम्प्लॉयर। इट इज़ ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, अप्लाई कर रहा है बस, ये नहीं है कि आपने डोनेशन दे दी तो आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। हैंस द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ही इज़ हाउएवर entitled to claim a deduction under section 80G for the amount donated to the institution। अब क्या है डोनेशन 80G जो है, इट इज़ अ section in your deduction chapter which talks about the donations। जो भी आप डोनेशंस करते हैं उसके केस में आपको एग्जाम्पशंस मिलती है, उसमें भी आपके और भी क्राइटेरियाज़ हैं, इसमें 100% मिलती है आपको, इसमें 50% एग्जाम डिडक्शन मिलती है, तो उस हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप डिडक्शंस के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो भले ही आपको उसमें डिडक्शंस मिल जाएंगी आपकी डोनेशन करने की, बट आप पहले उसको टैक्सेबल करेंगे, देन यू कैन अवेल द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सरेंडर ऑफ सैलरी। However, if an employee surrenders his salary to the central government under Section 2 of Voluntary Surrender of Schemes Act 1961, the salary so surrender would be exempt। आप अपनी सैलरी सरेंडर कर रहे हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट विल बी एग्जाम्प्ट वाइल कंप्यूटिंग हिज टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 salary earned in India is deemed to accrue or arise in India even if it is paid outside India or it is paid or payable after the contract of employment in India comes to an end। अगर इसमें लिखा है सैलरी अगर आपकी इंडिया में अर्न हो रही है उसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे, अगर वो आपको भले ही बाहर क्यों ना मिल रही हो। ठीक है, अगर इफ़ द एम्प्लॉय इज पेड पेंशन अब्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया द सेम विल बी डीम टू एक्रू इन इंडिया। ठीक है, उसने सर्विसेज रेंडर्ड इंडिया में करी है, भले ही उसे पेंशन बाहर मिल रही है, तो इस केस में वो डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सिमिलरली लीव सैलरी पेड अब्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव अर्नड इन इंडिया इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रांड एम्बेसडर्स। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स का ही दिया है। चलो, सपोज मिस्टर ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ पोस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट में पोस्ट हुए एज अवर एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर की तरह। ऑब्वियसली ही रेंडर्स हिज सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, ही ऑल्सो रिसीव्स हिज सैलरी आउटसाइड इंडिया, ही इज़ ऑल्सो नॉन रेजिडेंट। द क्वेश्चन देयरफॉर राइजेस वेदर ही कैन क्लेम एग्जम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हिम आउटसाइड इंडिया। Section 9 subsection 1 clause 3 provides that salaries payable by the government to a citizen of India for the services outside India shall be deemed to accrue or arise in India. However, by virtue of section 10 subsection 7, any allowance or perquisites paid
or allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India will be fully exempt. ये वाला जो perquisites वाला जो point है ना, allowances perquisites जो भी ambassadors को मिलते हैं for the rendering services outside India, वो fully exempt होते हैं. आप ये deductions में भी जो आपका एक exemptions का chapter है सेक्शन 10 जिसमें कवर करता है, भले आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर्स में भी इसे आप कवर कर सकते हैं. तो ये क्या कह रहा है आपका सेक्शन 9 से सेक्शन 1 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. भले ही वो सर्विसेज बाहर दे रहे हैं बट है तो इंडिया के एम्बेसडर ना, तो सर्विसेज वो आउटसाइड दे रहे हैं शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. इट विल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. अब ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मुझे डिस्कस करनी ज़रूरी थी, तो मैं सेक्शन 15 चालू करूँ. नेक्स्ट इज सेक्शन इज बेसिस ऑफ चार्ज. सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट बेसिस ऑफ चार्ज. ठीक है, अब क्या है, सैलरी कब चार्ज होनी चाहिए. सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस. इसमें से जो भी अर्लियर होगा उस बेसिस पे होगी. अगर आपकी ड्यू हो रही है या आपको रिसीव हो रही है, उससे जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस टाइम पे चार्ज होगी. तो हैंस टैक्सेबल सेल विच एवर इज़ अर्लियर. ओके, तो अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है इसमें जो कवर होता है आपका एडवांस सैलरी. एडवांस सैलरी, अब आपके सबसे टैक्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि आपको एडवांस मिल गया अगले महीने का, बट लेकिन हमने बोला कि रिसीट बेसिस या ड्यू बेसिस, आपकी जब भी ड्यू हो रही है, अब आपको पहले मिल गई है, रिसीट हो गई है, तो ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर ऑफ रिसीट. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है ऑन ड्यू बेसिस होती है. सैलरी फॉलिंग ड्यू इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर इन विच इट फॉल्स ड्यू. कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जब वो ड्यू होगी वो तब टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरीज. एरियर सैलरी क्या होती है. एरियर सैलरी आपको कोई पुराने टाइम की, जो आपके पुराने आपने कोई काम किया है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो पहले टैक्स नहीं हुई थी, आपको वो बाद में एरियर मिल रहे और जब आपको मिलेंगे तब वो टैक्सेबल हो जाएगी. एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अब सपोज कीजिए आपको पहले 20,000 मिलते थे, ओके, बाद में आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उन्होंने कहा कि योर सैलरी विल बी 30,000, तो 30,000 से आपका इंक्रीमेंट 10,000 से इंक्रीमेंट हुआ, बट वो प्रोस्पेक्टिवली नहीं करा, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया. तो पुराने से जब से रेट्रोस्पेक्टिवली से करा, वो इंक्रीमेंट जितना इंक्रीमेंट हुआ तो वो कब टैक्सेबल होना चाहिए. इट शुड बी टैक्सेबल ऑन द मंथ इन विच यू गेट योर एरियर्स ऑफ द पास्ट सर्विसेज. ठीक है, तो एरियर सैलरी आर टैक्सेबल ऑन द रिसीट बेसिस. अब हमने ये एडवांस सैलरी पढ़ लिया था आई थिंक. हाँ, अब ये एक्चुअली क्या है, मैंने ये 2 बार क्यों लिखा है, बोलेंगे मैंने 2 बार लिखा है. मैंने ये 2 बार नहीं लिखा, मैंने ये आपको ये डिफरेंस बताने के लिए किया है कि एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी. अब हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि एडवांस सैलरी जो है रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है, एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी. देखिए, आपको ये पॉइंट से ही समझ आ रहा होगा कि एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या है. एडवांस सैलरी मैंने पढ़ा कि रिसीट बेसिस पे होती है. एडवांस मिला है सैलरी के अगेंस्ट, मींस इट इज़ अ लोन, और अगर वो लोन है तो ऑफकोर्स सैलरीज में नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बनना चाहिए, और अगर आपने लोन ले लिया है तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो सैलरीज के हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेफिनेशन ऑफ सैलरी विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1. अब 17 सबसेक्शन 1, ठीक है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल इंक्लूड बोथ मॉनिटरी पेमेंट्स एज वेल एज नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़. मॉनिटरी पेमेंट्स आप कह लो, आपको बेसिक सैलरी मिलता है, आपको फीस मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, आपको बोनस मिलता है. ठीक है, और आपको नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, मतलब परक्विजिट्स मिलते हैं, आपको हाउस एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, या इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ये सब आपके परक्विजिट्स है, तो दे आर नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़. आपको और मॉनिटरी फैसिलिटीज़ हो गया, बेसिक फ़ीस, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, ये सब आपको मॉनिटरी पेमेंट्स मिलते हैं एक तरीके से. ठीक है, बेसिक सैलरी, अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे. मैंने ऊपर थोड़े एग्जांपल्स के तौर पे लिखा था, हम इसे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी. कुछ टर्म्स, ये टर्म्स पहले जाननी ज़रूरी है. ठीक है, इस सेक्शन 15 मैंने कवर किया था, सेक्शन 15 में इतना ही है.
सेक्शन 17 में हम जब देखिए इसमें क्या है कि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। अब सैलरी में आपका सैलरी में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, योर प्रोविडेंट फंड, ये सब एक एक करके ये टॉपिक्स हैं जो इसमें सारे कवर होते हैं। हाउस अकोमोडेशन आपके परक्यूसिट्स में आ जाएगा सेक्शन 17 से। सेक्शन 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 में बहुत कम टाइम लगेगा और सेक्शन 15 में आपको पता है कितना कम टाइम लगा है। तो मेन आपको सेक्शन 17 पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है। सेक्शन 16, 15 आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है, इट इज़ अ सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एज सैलरी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। अभी आपको पता है बेसिक सैलरी, आपने कभी सैलरी पूरी देखी हो, सैलरी शीट देखी हो, तो उसमें अलग अलग होते हैं। बेसिक सैलरी कितनी है आपकी, डीएनएस अलाउंस कितना है आपका, और आपको कोई कमीशन मिला, आपको कोई बोनस मिला है, तो अलग अलग बाइफरकेशन होता है उसमें आपकी, ठीक है। जब भी आपको फॉर्म 16 मिलता है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग बाइफरकेशन होता है। तो इट इज़ द सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई सैलरी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी होती है जो बेसिक बेस होता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय को देता है, वो फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म है आपका पे स्केल। पे स्केल एज आपको पता होगा कि पे स्केल आपको दिया जाता है, एक एम्प्लॉय को पहली पे स्केल दे दिया जाता है जिससे उसको अपना इंक्रीमेंट पता चल सके कि हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक पे स्केल दिया जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पेमेंट विद द इंक्रीमेंट स्केल इज़ प्री नोन टू एम्प्लॉय, जहाँ पे कितना साल में कितना इंक्रीमेंट होगा, 10%, 20%, वो इंक्रीमेंट के साथ एक पे स्केल दिया जाता है। एंड देन जब वो पे स्केल अचीव हो जाता है, देन न्यू पे स्केल आपको प्रोवाइड होता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है 5000, 1000, 8000, 2000, 12000। अब इसको आप रीड कैसे करेंगे, मतलब आपका मान लीजिए आपकी फर्स्ट मंथ में 5000 है, देन जब तक 8000 नहीं हो जाती तब तक आपका 1000 ईयरली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी 8000 आ जाएगी, 8000 के बाद आपका 2000 ईयरली इंक्रीमेंट होगा टिल वो 12000 नहीं हो जाती। अभी आपका पे स्केल 12000 जब हो जाएगा, एक आपको नया पे स्केल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस, it is an extra amount given to the employee to meet the burden of inflation और increased cost of living। DNS अलाउंस कह दूँ तो हिंदी में कहूँ तो महंगाई भत्ता। तो मतलब आप इन्फ्लेशन के बर्डन को बियर करने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, और ये फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल डीए भी होता है, एक डीए इन टर्म्स होता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। फ़ी है, एन एम्प्लॉय में बी गिवन अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय जो है एक बेसिक सैलरी के अपार्ट कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया गया है उसे फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई स्पेसिफिक जॉब करने के लिए उसे दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया गया है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शुड बी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड सच एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन इज टर्म्ड एज फी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल, ठीक है, योग्य फ़ी। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस जो है कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है, आपका वॉलंटरी हो सकता है, ठीक है। बोनस में भी कॉन्ट्रैक्चुअल और वॉलंटरी, ठीक है। बोनस आपको जैसे कोई भी मिलता ही है, ऑफकोर्स कभी भी कोई इंक्रीमेंट आपको आपको एक अप्रेजल देना है तो बोनस भी देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस इज टैक्सेबल एज बोनस। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस जो होता है वो बोनस की तरह टैक्सेबल होता है, बल्कि वॉलंटरी बोनस जो होता है वो आपका एज अ परक्यूसेट टैक्सेबल होता है, ठीक है। अगर कोई आपको एरियर बोनस मिल रहा है तो एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। 89 आपका रिलीफ का सेक्शन है जो सैलरी में ही एक पार्ट है, बट आपके इंस्टीट्यूट मैट में से अलग तरीके से कवर किया गया, अलग चैप्टर की तरह कवर किया, एंड इट इज़ वेरी इजी। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको असेसेबल होगा, बट यहाँ रिलेट हो रहा था, मैंने पॉइंट डाला। अगर आपको कोई एरियर बोनस रिसीव्ड हो रहा है तो एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। आज के टॉपिक में मैं दो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कवर कर लूँगी। व्हाट इज फर्स्ट इज़ पेंशन, सेकंड इज़ योर ग्रेच्युटी, ठीक है। इसके एक एक एग्जांपल मैं ICAI स्टडी मैथ से देखूँगी, ठीक है, मींस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्टडी मैथ से। आपको अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मैथ, ICAI का स्टडी मैथ ज़रूर करना है क्योंकि वो पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप उसको छोड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम देने के लिए।
तो उसे आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने उससे कनेक्ट करके आपको मैं समझाऊंगी। इसमें पूरा बहुत अच्छे क्वेश्चन था एक दो, तो पेंशन और ग्रेच्युटी से रिलेटेड भले ही आपका वो एक एक क्वेश्चन ही होगा, बट आपके पेपर में ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन आता है। पेंशन पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्रेच्युटी पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब कुछ जितना भी मैं एक एक करके जो एक एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगी वो एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑफकोर्स आप उस इंस्टीट्यूट मैथ को ज़रूर पढ़िएगा, और आपको अगर कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो पास्ट ईयर के एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो पेंशन मैं एक ले रही हूँ आज। तो पेंशन क्या होता है? इट इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट मेड स्पेशली बाय गवर्नमेंट और अ कंपनी और अदर एम्प्लॉयज़ टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब ये पीरियोडिक पेमेंट देती है गवर्नमेंट या कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट, कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी में आप कर रहे हैं कोई, और अदर एम्प्लॉयज़ टू द एम्प्लॉय, कोई उसने पास्ट सर्विस जो पे करी है उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे की जाती है। अब इसे हम फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ अनकम्यूटेड पेंशन एंड सेकेंड इज़ कम्यूटेड पेंशन। अब जो अनकम्यूटेड पेंशन है, इट रेफर्स टू पेंशन रिसीव पीरियोडिकली, इसे आपको मंथली मिल रही है, और अगर मंथली मिल रही है इट इज़ फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के केस में टैक्सेबल होगा। बट अगर आपने कम्यूटेड पेंशन है, इट इज़ द लमसम अमाउंट टेकन। कम्यूटेड पेंशन जो है वो एक लमसम अमाउंट है, ठीक है, आप लमसम अमाउंट ले लेते हैं, इवन पीरियोडिकली लेने के बजाय आप लमसम ले लेते हैं। तो अब हम ये कम्यूटेड पेंशन को दो कैटेगरी में सब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकेंड इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन भी करेंगे तो आप इसी तरह सोचिएगा, ठीक है। आपको कम्यूटेड पेंशन पूछी गई है, अनकम्यूटेड पूछी गई है, दोनों पूछी गई है, तो एक एक स्टेप लेके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, इट विल बी फुली एग्जाम, ठीक है, अंडर सेक्शन 10(10)(a). और अदर एम्प्लॉयज़ के केस में फिर हम उसे सब फर्दर सब डिवाइड करेंगे, और हम उसमें दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। ग्रेच्युटी, क्या ग्रेच्युटी मिली है एम्प्लॉय को या ग्रेच्युटी नहीं मिली है। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो जो आपका एग्जाम्पशन होगा, एग्जाम्पशन, आई एम नॉट टॉक डिडक्शन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन। एग्जाम्पशन से आपको ऊपर ही मिल जाती हैं जब आप इनकम टैक्सेबल करते हैं, एंड डिडक्शन आपको पूरी टोटल इनकम के बाद मिलती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पशन है, तो ग्रेच्युटी इज़ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, एंड इफ ग्रेच्युटी इज़ नॉट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, ग्रेच्युटी इज़ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ 100%। ये 100% क्या मतलब, क्या अगर आपको 60% दे रही है, 70% दे रही है, यू हैव टू कन्वर्ट इन 100%, देन उसका 1/3 विल बी द एग्जाम्पशन, ठीक है, उसको आप एग्जाम कर लेंगे, रेस्ट विल बी टैक्सेबल। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन वुड बी एग्जाम इन टर्म्स ऑफ 100%, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे और अंडरस्टैंडेबल होगा, मैंने एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लिया है ICAR के स्टडी मैथ से, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइड बाय कंप्यूटेड परसेंट टू 100, आपको जितनी, अब मैंने बोला ना कंप्यूटेड परसेंट आपको 70 प्लस 80 मिली है, डिवाइड बाय 80% इंटू 100 आप करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, देन उसका आप 1/3 करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कम्यूटेड पेंशन ओनली, इन केस ऑफ कम्यूटेड पेंशन, एंड यू हैव टू फर्दर सब डिवाइड कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप साइड हटा दीजिए, फिर आप अदर एम्प्लॉयज़ में आइए। फिर अदर एम्प्लॉयज़ में सोचिए कि ग्रेच्युटी मिल रही है नहीं मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ योर टोटल कम्यूटेड पेंशन, और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/2 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। ये नोट है, ये आपके इतना क्वेश्चन में आता नहीं है बट फिर भी MCQs के लिए रेलिवेंट है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वुड बी इंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, जो भी कम्यूटेड पेंशन मिलती है उन्हें एग्जाम्पशन मिली हुई है, entitled to exemption of commuted pension. Any commuted pension received by an individual out of the annuity plan of LIC from the fund set up by that corporation will be exempt. कोई भी इंडिविजुअल को एन्यूटी प्लान के थ्रू, LIC के एन्यूटी प्लान के थ्रू कोई कोई कम्यूटेड पेंशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी प्लान, ठीक है, तो जो एन्यूटी प्लान है वो जो फंड होता है, जो एन्यूटी प्लान बनाते हैं वो कोई फंड, कॉर्पोरेशन फंड सेटअप करती है, वो वाला जो आपका पेंशन होगा वो आपका एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। फिर से मैं बोल देती हूँ,
एनी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी कम्यूटेड पेंशन इंडिविजुअल रिसीव करता है आउट ऑफ द एन्युटी प्लान ऑफ LIC, कोई भी एन्युटी प्लान LIC का, और वो LIC का एन्युटी प्लान किस में से है, को जो उन्होंने फंड सेटअप किया हुआ है वो एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर मैं एक एक करके एक ग्रेच्युटी का क्वेश्चन और एक पेंशन का क्वेश्चन ले लूँगी। ठीक है, फर्स्ट अब सेकंड आते हैं ग्रेच्युटी का। ग्रेच्युटी क्या होता है? इट इज़ अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉई। ठीक है, ग्रेच्युटी एक एप्रिसिएशन है जो उसने अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करी है, उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, और इसके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज़ द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेच्युटी। ठीक है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972 एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेच्युटी। अभी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आप CMA इंटर में फर्स्ट ग्रुप में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे भी आपको ग्रेच्युटी का पूरा एकदम पूरा लॉ प्रोविज़न दे रखा है, बट इसमें सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन दे रखा है, बट जो आके जो फॉर्मूलेस हैं वो भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में सेम है और यहाँ पे भी सेम रहेंगे। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन बहुत जगह सेम रहेगी, और अगर वहाँ लॉ में चेंज आता है तो आपके टैक्स में भी ऑल टुगेदर चेंज आता है। ठीक है, अब ग्रेच्युटी को हम दो सब डिवाइडेशन में करेंगे कि आपको वो ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है या आपको टर्मिनेशन या डेथ में मिल रही है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है इट विल बी फुली टैक्सेबल, बट अगर आप टर्मिनेशन डेथ में दे रही है फिर आप इसे दो सब डिवाइड करेंगे जैसे अपने उसमें किया था। ठीक है, आइदर ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम, और अदर एम्प्लॉय है तो फिर आप दो चीज़ों में सब डिवाइड करेंगे, क्या उसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है या नहीं होता। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जाम्प्ट। फर्स्ट, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव ₹20 lakhs. नेक्स्ट इज 15/26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन सैलरी पर मंथ। आप मुझे बोलेंगे कि मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन सैलरी पर मंथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सैलरी पर मंथ आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको कौन सी सैलरी लेनी है। ठीक है, आपको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, आपको बेसिक और DA इंक्लूड करना है, मतलब बेसिक और DA। यहाँ पे DA इन टर्म्स नहीं आएगा, DA पूरा आएगा, अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट पूरा आएगा, बेसिक प्लस DA, आइदर इट इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, द होल विल इंक्लूड इन बेसिक। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो है वो अपर राउंड ऑफ हो जाएगा द कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 months। व्हाट इज़ द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस? कंप्लीटेड ईयर सर्विस आपने 20 years काम किया, 25 years काम किया। ठीक है, अगर ये 6 months से एक्सेस होगा तो आप इसे कंप्लीट राउंड ऑफ कर देंगे, इट विल बी 26 months, 26 आप कैसे सपोज कीजिए 26 years एंड आपने 9 months लिया, इट विल बी 27 years। ठीक है, इन केस if the there is other employee category and it is covered under the payment of gratuity act 1972। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिए इन एक्सेस ऑफ 6 months को समझाने के लिए। अगर 7 years 5 months है आप उसे 7 years काउंट करेंगे, अगर 7 years 6 months है इट विल बी ट्रीटेड एज 7 years ऑल्सो, क्योंकि 6 months है, मैंने बोला इन एक्सेस ऑफ 6 months। अगर 7 years 8 months होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज 8 years। अब सेकेंड पार्ट है कि अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है तो फिर अब इसमें दो पॉइंट तो देखिए, दो जो एग्जाम्शन की कैटेगरीज हैं वो तो सेम है। कितनी ग्रेच्युटी आपको रिसीव हुई है? 20 lakhs। अर्लियर इट वॉज 10 lakhs बट इट वॉज अमेंडेड अर्लियर एज 20 lakhs 2। इस केस में आप 1/2 ले लेंगे इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे भी हाफ करा तो यहाँ हाफ क्यों नहीं किया? इट इज़ ऑल्सो हाफ ही है। 26 से 4 Sundays इसमें माइनस हो गए, इसमें केस लॉ भी है आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, तो उसकी वजह से ये 30 की वजह उन्होंने बोला कि संडेज शुड बी संडेज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, तो इसे 26 लिया गया है। तो 4 Sundays हैव बीन डिडक्टेड, ऑल्दो इट विल बी 15/30 था, बट ड्यू टू द केस लॉ ये 15/26 करना पड़ा, 4 Sundays उन्हें हटाने पड़े, तो इसलिए ये 15/26 है। और अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है तो इट विल बी 1/2 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। बट इसमें जो कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होगा इसमें आपको जो फ्रैक्शन होगा, मंथ्स का जो फ्रैक्शन होगा वो आपको इग्नोर करना है, वो आपको नहीं लेना है। और इसमें जो एवरेज सैलरी पर मंथ का क्या डेफिनेशन है? एवरेज सैलरी में आपका बेसिक आएगा, DA आएगा, बट इसमें DA इन टर्म्स आएगा जो टाइम एंड बेनिफिट्स के लिए होता है, प्लस कमीशन, बीइंग अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, बीइंग लास्ट 10 months एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अब
लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज ले लेंगे, बट इसमें जो लास्ट 10 मंथ्स लेंगे उसमें वो वाला मंथ हटा देंगे जिस मंथ में आप रिटायर हुए हैं, ठीक है। बट लीव इनकैशमेंट के केस में, आप एग्जैक्ट लेते हैं, उसके अंदर ये प्रीसीडिंग मंथ वाला क्राइटेरिया नहीं होता, जो मैं अगले सेशन में करूँगी, ठीक है। तो ये आपके हो गया पेंशन एंड ग्रेचुटी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। आपके इसमें दो क्वेश्चन हैं जो मुझे अच्छे लगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेंशन कवर करता है, एंड इलस्ट्रेशन 4 जो ग्रेचुटी के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। इलस्ट्रेशन 3, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 इज रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज पेंशन। 1 अक्टूबर 2020 को रिटायर हुए हैं, उन्हें 5,000 पर मंथ की पेंशन मिल रही है, एंड 1 फरवरी 2021 से ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिस पेंशन एंड रिसीव 3 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। उन्हें 3 लाख के जो है वो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है। तो ऑफकोर्स है 60% उनकी कम्यूटेड है, तो ऑफकोर्स 40% अनकम्यूटेड होगी, और उस केस में चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो फुली टैक्सेबल होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इज टैक्सेबल पेंशन एज्यूमिंग दैट ही इज़ द फर्स्ट केस है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेकेंड केस है कि वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, उसे ग्रेचुटी मिलता है। हमने पढ़ा था अदर एम्प्लॉय के केस में ग्रेचुटी मिलता है नहीं मिलता देखना है, क्योंकि अगर ग्रेचुटी मिलता है तो हम 1/3 लेंगे टोटल कम्यूटेड पेंशन का, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिलता है तो 1/2 लेंगे हम टोटल कम्यूटेड पेंशन का, ठीक है। तो अब मैंने इसमें जो सेकेंड केस है उसमें 5 लाख ग्रेचुटी मिल रहा है, थर्ड केस में उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। ये 3 केस है। तो पहला केस आपका है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ठीक है। मैंने बोला था 40% जो है आपका, 60% जो आपका था वो कम्यूटेड था, पर फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए 40% आपका अनकम्यूटेड भी था। तो हम ये एज्यूम करेंगे जो उसका बाकी महीनों का जो सैलरी था, जो बाकी महीनों का जो पेंशन था वो उसका अनकम्यूटेड था, मतलब 5,000 इंटू 4 विल बी योर अनकम्यूटेड, दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर। देखिए अक्टूबर से रिटायर हुए हैं तो अक्टूबर से टिल जनवरी 5,000 इंटू 4, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5,000 इंटू 4 विल बी आपका फुली अनकम्यूटेड। बट यहाँ पे 60% हम मान रहे, फरवरी से 60% का कम्यूटेड पेंशन था तो 40% अनकम्यूटेड था, तो 5,000 इंटू 2 का 40% आप ले लेंगे तो टोटल विल बी 24,000, ठीक है। अभी 24,000 हो गया। अब हमने एक अनकम्यूटेड वाला पार्ट ख़त्म किया, ठीक है। अब आप कम्यूटेड पर आइए। कम्यूटेड पे क्या आपको कितना कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, ठीक है। आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है 3 लाख का, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका 3 लाख, तो टोटल आपके जो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा 24,000, टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी आपकी 24,000। अब सेकंड केस है कि आपका प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड उसे ग्रेचुटी मिल रहा है 5 लाख का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड उसे ग्रेचुटी मिल रहा है 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अब इसमें आप पहले अनकम्यूटेड और कम्यूटेड अलग करेंगे, दोनों तरीके से होता है, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड अलग करेंगे, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन हर केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो टैक्सेबल होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें सेम जो प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में किया था वही प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के केस में करेंगे। 5,000 इंटू 4 प्लस फरवरी से मार्च तक 2 महीने का 40% ऑफ 5,000 इज़ अ पेंशन पर मंथ, तो हम उसका ये ऐसा आपका टोटल आ जाएगा, इट विल बी 24,000, इट विल बी फुली टैक्सेबल। अब आपका कम्यूटेड पेंशन पे आ जाइए। कम्यूटेड पेंशन में अदर एम्प्लॉयज़ में आ जाइए, तो अदर एम्प्लॉयज़ में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ग्रेचुटी रिसीव हुई भी है, तो हम फर्स्ट केस आ जाइए उसका, इफ़ ग्रेचुटी रिसीव बाय एम्प्लॉय विच इज़ 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन वुड बी एग्जाम, 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन। इसमें ध्यान रखिए कम्यूटेड पेंशन 3 लाख है, 1/3 ऑफ टोटल कैसे करेंगे, हमें पता है अभी 60% मिला था, ठीक है। 60% ऑफ पेंशन था ना,
तो 60% मैंने फॉर्मूला बोला था, जितनी आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है डिवाइड बाय कितना कम्यूटेड का परसेंटेज है इनटू 100% करेंगे तो आपका टोटल इन टर्म्स ऑफ 100% आ जाएगा। तो 1/3 ऑफ दैट आप करेंगे तो इट विल बी 166,667। तो टोटल आपका इसमें आप माइनस कर देंगे, इतना एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा 1010A में, तो माइनस करेंगे, रेस्ट विल बी टैक्सेबल और टोटल आपका हो जाएगा 1,57,333। ठीक है। थर्ड केस है कि आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है बट आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, अब ग्रेच्युटी नहीं मिलती। अब अनकम्यूटेड पेंशन तो हर केस में टैक्सेबल होगी, मतलब 24,000 तो हर केस में टैक्सेबल होगा। जो चेंज आएगा वो कम्यूटेड पेंशन में आएगा। अब उसमें अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो उस केस में एग्जाम्पशन चेंज हो जाता है। 1/2 ऑफ जो भी आपका कम्यूटेड पेंशन है इन टर्म्स ऑफ 100%, अब 3 लाख का मिला डिवाइड बाई 60% इंटू 100%, जो एग्जाम्पशन हो जाएगी आपकी 2,50,000 तक हो जाएगी, मतलब रेस्ट 50,000 विल बी और टैक्सेबल। तो टोटल टैक्सेबल पेंशन जो हो जाएगी आपकी 74,000 हो जाएगी। आई थिंक ये तीनों केस कवर हो गए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला केस भी कवर हो गई। फुल फ्लैश क्वेश्चन है इसके ऊपर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी का। ग्रेच्युटी का इलस्ट्रेशन 4 है। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2020 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स 8 मंथ्स। अभी ध्यान रखिएगा, अब मैंने बोला था कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में कवर है, तो ये 8 मंथ्स आपके राउंड ऑफ हो जाएंगे क्योंकि इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो इट विल बी 27 ईयर्स ऑफ सर्विस इन केस इफ द एम्प्लॉय इज कवर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड रिसीव ग्रेच्युटी ऑफ 15 लाख। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज 50,000, बेसिक सैलरी इतनी है। DNS अलाउंस 10,000 पर मंथ है, 60% ऑफ विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिकॉल कीजिए। अब मैंने बोला था कि DNS अलाउंस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में दोनों बेसिक डी आएंगे, मतलब 10,000 आएंगे। इसमें बहुत गलती होती है, इसमें बहुत गलती होता है। हमें ध्यान नहीं रहता कि DA टर्म्स कहाँ लेना और DA इन टर्म्स, जैसे मोस्टली आपको DA इन टर्म्स ही लेना, बट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वाले एक्ट में, पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट में अगर वो कवर है तो आपको पूरा DA लेना है इंक्लूडिंग टर्म्स वाला। ठीक है, तो 10,000 आप पूरा कैलकुलेशन लेंगे जब सैलरी पर मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। कमीशन होगा 1% ऑफ टर्नओवर इन्होंने दे दिया आपको। ठीक है, बोनस आ गए 25,000 पर एनम। अभी हमने बोनस पर है कि सब टैक्सेबल होते हैं, ये सारे बोनस कम, ये सब आपका टैक्सेबल रहेगा पूरा सैलरी शीट जब बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि कंप्यूटर इज टैक्सेबल ग्रेच्युटी अज्यूमिंग तीनों केसेस के अंदर। फर्स्ट केस है कि आपका प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपका केस है बोल दिया कि वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है। सेकंड केस बोल दिया आपका ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है। थर्ड केस बोल दिया आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट है आपका वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है। तो फर्स्ट अब देखिए प्रेजेंटेशन देखिए, वैसे CMA इंटर के जो पेपर अब जैसे अक्टूबर के हिसाब से आया है उस हिसाब से अभी हमें पूरा जो पैटर्न दिया गया उसमें तो आपको सारे फॉर्मेट्स गिवन होंगे, बट अगर कभी कभी आपको फॉर्मेट्स गिवन नहीं होते तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है आपको मिला है 15 लाख। ठीक है, इट इज़ 15 लाख और एग्जाम्पशन कितना आएगा। अब हमने पढ़ा था ग्रेच्युटी रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख सेम रहेगी। ये 2 पॉइंट दोनों केस में सेम रहेंगे। जो चेंज आएगा वो थर्ड वाले पॉइंट में आएगा। 15/26 लास्ट ऑन सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। अब 15/26 में बोला मैंने DA इन टर्म्स हो ये नहीं हो, आपको पूरा DA लेना है। बेसिक आपका 50,000 पर मंथ है, DA आपका 10,000 है। अब मैंने बोला था इसमें 26 ईयर्स 8 मंथ्स है, अगेन एक्सेस ऑफ 8 मंथ्स हो तो आप इसे पूरा राउंड ऑफ करेंगे अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है तो इट विल बी 27 ईयर्स इंटू 60,000 इंटू 15/26 ये वैल्यू आएगा। वो ये आपको इतनी आपको इसमें से जो लीस्ट होगा 15 लाख, 20 लाख, 9,34,615, इसमें जो लीस्ट है वो है 9,34,615। 15 लाख में से आप इतना माइनस कर देंगे तो रेस्ट विल बी योर टैक्सेबल ग्रेच्युटी। ठीक है, इफ़ द एम्प्लॉइज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है तो दो आपकी जो एग्जाम्पशन के पॉइंट है सेम रहते हैं। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड और 20 लाख्स, बट थर्ड केस में चेंज आ जाता है। इट विल बी 1/2 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ।
कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में हम इसे जो फ्रैक्शन होता है हम उसको इग्नोर कर देंगे, 8 मंथ्स को हम इग्नोर कर देंगे, और जो एवरेज सैलरी लेंगे हम पर मंथ का 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेंगे, जिसमें हम जिस मंथ में इंडिविजुअल रिटायर हुआ है उस मंथ को छोड़कर हम लास्ट के 10 मंथ्स लेंगे। बेसिक उसमें सैलरी पर मंथ में आपका क्या क्या आएगा, बेसिक डीए इन टर्म्स, यहाँ पे डीए इन टर्म्स आएगा, प्लस आपका कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर पे, ठीक है। 15 लाख आ गया। एग्जाम्पशन आपका अब यहाँ पे आ गया, एग्जाम्पशन सेक्शन 10(10) ले लिया इन्होंने, एग्जाम्पशन नोट की तरह दिखाया। ग्रेचुटी रिसीव 15 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख है। हाफ मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस, अब 50,000 थी, 50,000 आपकी पर मंथ है, 50,000 प्लस 10,000 आपका टर्नओवर गिवन है उसका 1%, ठीक है, उसका 1%। अब इसमें 10/12 इसलिए किया क्योंकि ईयरली आपको टर्नओवर गिवन है, ठीक है, इसलिए 10/12 किया है, और वो मंथली गिवन है इसलिए 10 किया है, ठीक है, ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। इंटू 10 इसलिए किया है, वो मंथली दिया हुआ है, वो ईयरली दिया हुआ है, इसलिए 10/12 कर दिया। उसका एवरेज लेंगे 10 का, और इनटू हमने बोला इसमें फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे, मीन्स 26 ईयर्स 8 मंथ्स में हम 8 मंथ्स को इग्नोर कर देंगे, कोई राउंड ऑफ नहीं करेंगे इसमें, हम इसे 26 ईयर्स लेंगे। इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 8,58,000, इसमें से जो लीस्ट होगा उसकी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, एंड रेस्ट विल बी टैक्सेबल, दैट इज़ 15 लाख हो गया। 8,58,000 अब इसमें एग्जाम्पशन में 10 में माइनस करेंगे तो रेस्ट विल बी 6,42,000, एंड that will be your taxable gratuity in the case where the individual is not covered by the payment of gratuity act, ठीक है। इसमें आपने दोनों केसेस हो गए। अब थर्ड केसेस है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कोई सबसे इजी कैलकुलेशन उसी में है, उस केस में वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(10), मतलब 15 लाख जितना ग्रेचुटी मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल ग्रेचुटी निल हो जाएगा। आई थिंक ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन था, जिससे पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बोला हुआ पॉइंट आपको सारा एक्सप्लेन डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन हो गया होगा। ये एक एक क्वेश्चन है, एक ब्रीफ क्वेश्चन है, बट पेपर में ये एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें वो ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, आपका बेसिक सैलरी, कमीशन, सब चीज़ आपके परक्यूसेट सब एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में कवर होंगे, ठीक है। अभी समझने के लिए बहुत अच्छा है, बट लेकिन जब आप पूरा एक एक चीज़ को समझ लें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू।